हाँ हाँ देखो यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है पहले एक बार। मैंने जो एबीसी में लास्ट कराया था वो डेफिनेशन आप कंप्लीट करा दोगे और ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट करा दिया। उसी में जब उसी को सम अप करते हुए आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दो टाइप के गेन बताए गए, ठीक है। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आउटपुट वापस इनपुट पे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन लूप गेन। लेकिन अगर आपका वापस इनपुट देने पे आपकी आउटपुट आ रही है और आउटपुट से वापस इनपुट पे कनेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप गेन। तो इसमें भी दो चीजें होंगी कि आप में ओपन लूप गेन और दूसरा होगा आपका क्लोज लूप गेन। ठीक है, जब आपका ओपन लूप गेन क्या होता है कि जब आपको उसमें कहना है, हर बार जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही कहना है, सबसे पहले आप बताएंगे, चलो समझाती बाद में, पहले लिखती चलिए। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गया ओपन लूप गेन, ये आपको हर पॉइंट में ये बताना है कि वो चीज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होना चाहिए तो वो ओबीडिएंट होना चाहिए, ठीक है, वो क्लासेस प्रॉपर अटेंड करने वाला होना चाहिए, उसकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, उसके असेसमेंट 100% पूरी होनी चाहिए, उसके पेपर में 80% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, उसकी जॉब लग जानी चाहिए, यही होता है गाइडेंस स्टूडेंट, ये सोचो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें यहाँ मतलब ये आएगा कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओगे तो आप ये बताओगे कि क्या क्या उसकी किस किस पॉइंट पर हम बात करेंगे, उस पॉइंट की क्या क्या वैल्यू है, समझ आ गई मेरी बात। सबसे पहला है ओपन लूप गेन, अभी मैं 1 बाय 1 समझाऊंगी, फिर आप डिटेल में लिख लेते हो। फिर आपका क्लोज लूप गेन, ठीक है, फिर है आपका CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, इसकी वैल्यू, फिर आपका PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो, फिर आपका थर्ड स्ल्यू रेट, नेक्स्ट आपका, उसके बाद आपका इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट ऐसे कर देते हैं, इसको शॉर्ट में कर दूं, इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, या आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है या नहीं, ठीक है। एक आपका आता है बाइसिंग करंट, ऑफसेट नहीं बाइसिंग, बाइसिंग क्या थी, दो करंट्स का एवरेज I1 प्लस I2 डिवाइड बाय 2, और बाइसिंग ऑफसेट करंट क्या थी, दो का डिफरेंस I1 माइनस I2 एंड इट विल बी ऑलवेज बी द पॉजिटिव, मॉड्यूलस आप उसके आगे, समझ आ रही है मेरी बात, बाइसिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन लूप गेन की, सुनते चले जाओ। ओपन लूप गेन ये कहता है कि जब आपका मैं ओप एम्प के टर्म्स में बात करूं, ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है कि आपने इनपुट पे लगाई और आउटपुट आया, काम खत्म हो गया, वापस कोई भी सिग्नल आपका आउटपुट से इनपुट पे नहीं जाता, तो वहां जो गेन आएगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द गेन, और वो गेन कौन सा होगा, ओपन लूप। लेकिन अगर आपकी इनपुट आपने दी और वो आउटपुट पे गई और आउटपुट वापस फीडेड बैक हो गई उस पे इनपुट पे, तो यानी फिर से आपका आउटपुट और इनपुट के बीच में फिर से एक क्लोज लूप बन जाएगा, ठीक है, तो उस गेन को हम बोलेंगे क्लोज लूप, ठीक है। ओपन लूप गेन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई आती है, तो अगर यहाँ पे आप दे दो ओपन लूप इज वेरी वेरी हाई, ओपन लूप की वैल्यू जो होती है, गेन की वैल्यू जो होती है, ओपन लूप गेन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन अगर आप अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को या दो इनपुट्स है ना, ठीक है, तो
आपका जो गेन है, अगर आप अपने गेन को क्लोज लूप गेन बनाना चाहते हैं तो वो गेन जो है वो उसकी वैल्यू ओपन लूप गेन से कम है। समझ आ गया मेरी बात? क्लोज लूप गेन में देखो, इसे आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि मैंने आपको पढ़ा दिया 15 दिन में सिलेबस पूरा कर दिया, तो क्या पता लग गया कि 100% सिलेबस पूरा हो गया। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपसे हर बार ये पूछा कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है 15 दिन में सिर्फ पढ़ा के पूरा कर देना सिलेबस और हर टॉपिक के बारे में ये पूछना कि आपको कितना समझ आया, तो कौन सा वाला ज्यादा टाइम टेकिंग है जिसमें हम पूछ रहे हैं। तो यानी आपसे मैंने आपको इनपुट दी, आप आउटपुट हो, आपने कहा कि हमें ये समझ में आया, हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वो क्या करेगा, टाइम टेकिंग होगा ना, समय ज्यादा लेगा। और जो अगर मैं पढ़ा दिया पढ़ाने के बाद काम खत्म हो गया, मैंने कुछ नहीं पूछा, अपने 15 दिन में सिलेबस पूरा करना है करके चलिए, तो टाइम टेकिंग कम था, तो वहां पे गेन आपका हाई था। काम करने की एफिशिएंसी तो ज्यादा थी, काम करने की एफिशिएंसी तो ज्यादा थी, पर क्वालिटी क्या थी, कम। समझ आ गया? बातें नहीं बनती बिल्कुल इसी तरीके से, इसलिए ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन में फर्क है। समझ आ गया मेरी बात? तो ओपन लूप गेन हाई की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी हाई होगी, और जो क्लोज लूप गेन की जो वैल्यू है वो ओपन लूप गेन से हमेशा कम होगी। समझ आ गया मेरी बात? उसके बाद है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये क्या था, दो का रेशियो था, इसका डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन। हमें चाहते हैं कि कॉमन मोड गेन होना ही नहीं चाहिए, कॉमन मोड गेन नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं होना, हाँ, क्योंकि हम कोई सिग्नल लगा रहे हैं, वो सिग्नल उतना पॉजिटिव इन्वर्टिंग पे जा रहा है, उतना ही नेगेटिव पे जा रहा है, तो क्या होगा, गेन क्या होगा, दो का आउटपुट क्या होती है, दो का डिफरेंस। तो इधर इधर 15 है, इधर 15, तो 15 माइनस 15 कितना बनेगा, 0, तो आउटपुट पे कुछ नहीं जाना चाहिए। और अगर ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसमें आपका जो कॉमन मोड गेन है वो क्या होता है, 0 होता है, जिस वजह से हमारा, अगर हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, आइडियल है, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट, तो अनंत होगी, इनफाइनाइट। समझ आ रही मेरी बात? कैसे, कहा मैंने समझ आ गया? आ रही है बात सबको समझ? उसके बाद हाँ ना करते हो। उसके बाद आपकी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या बताता है? पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या बताता है? पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो I1 minus I2 है, I1 माइनस पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। जरा देखना, वोल्टेज इसका रेशियो था वो, अगर बताओ तो देख लो, खाली बैठो मत। डेल्टा पी आई ओ एस अपॉन डेल्टा पी, ये था, इन दोनों का रेशियो है पावर सप्लाई रेशियो। आप एक काम करो, लिखते चलो जाओ फटाफट साथ, लिखते चलो। एक पहले ओपन लूप गेन बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो फटाफट, शॉर्ट में लिखना है, आपको पता है ओपन लूप गेन क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जिसको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में लिखो, इसको इंग्लिश में से लिखना है। ओपन लूप गेन ये सब आइडियल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है? तो प्रैक्टिकली में समझाऊंगी आपको, प्रैक्टिकल में जाएगा आप कैसे लिखो, करो। इनफाइनाइट की पहले आप करो, फिर मैं आपको समझा दूँ, मैं दिमाग चलाना जा रही हूँ, खाली से पूरा नहीं करा। आपको एक करके समझाना चाह रही हूँ, जिसको समझ नहीं। आप एक काम कर लो मेरी बात, आपने लिख लिया ओपन लूप गेन हो गया, अब 1 बाय 1 समझ लो, क्योंकि ऐसा कोई फायदा नहीं, टाइम भी लिया और
तो कुछ समझिए, ओपन लूप गेन समझ लो, आप प्रैक्टिकली समझ लो, आगे समझ आ जाएगा क्या क्या है। एक एक मेरी एक लाइन सुनते चल रहा है, तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है, तो तुम यहाँ समझ लो। ओपन लूप गेन मैंने बताया कि उसका गेन बहुत ज्यादा हाई होता है, नितेश यहाँ दिमाग रखो, सब लोग बोर्ड पे देखे पहले। ओपन लूप गेन, गेन का मतलब है आउटपुट अपॉन इन, ये वाली बात, ठीक है। मैंने क्या कहा कि गेन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, मतलब हाई का हाई वैल्यू का मतलब है इनफाइनाइट। आइडियल के केस में हाई का मतलब है इनफाइनाइट, अनंत से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, अनंत से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो हाई का मतलब आइडियल के केस में इनफाइनाइट है और प्रैक्टिकल के केस में इनफाइनाइट से कम। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो जब मैं इनफाइनाइट कह रही हूं तो इनफाइनाइट कब आएगा, जब आपका नीचे क्या होगा, जीरो, और जब जीरो होगा तो वैल्यू क्या जाएगी, इनफाइनाइट। मेरी बात सबको समझ आ रही है, यस और नो। तो आप ओपन लूप गेन में ये कहेंगे कि जब मैंने इनपुट को, इनपुट पे इसका क्या मतलब हो गया, यानी आपने इनपुट को कोई वैल्यू नहीं दी, ये क्या मतलब हो गया, हाँ या ना। ओपन लूप गेन का मतलब ये हो गया कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडियली वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। सिंपल सी बात बोली, आपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, अगर कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो उस ओपन लूप गेन की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत हाई होनी चाहिए, यानी आइडियली उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है, हम आपको लिखना नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो कि इनफाइनाइट वैल्यू कब आएगी, गेन की फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन बी इनपुट, और ये वैल्यू गेन इनफाइनाइट कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0, और 1 अपॉन 0 या समथिंग अपॉन 0 डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आपने इनपुट पे कुछ भी नहीं दिया, इनपुट पे आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आउटपुट पे आपको फिर भी वैल्यू मिल रही है, यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब कुछ ना देने पर भी आपको वैल्यू क्या मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिल रही है, यानी वो क्या हो गया आपका गेन इनफाइनाइट। तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि ओपन लूप गेन की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, अगर वो एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इनपुट पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है लेकिन तब भी हमारी आउटपुट पे वैल्यू आ रही है और वहां पे कोई भी क्लोज लूप नहीं हो रहा, क्लोज लूप वहां पे कोई नहीं बन रहा, ठीक है, तो वो गेन क्या होगा आपका, ओपन लूप गेन, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट इस तरीके से। आगे मेरी बात समझ, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, क्लोज लूप गेन के लिए आप वैल्यू हमेशा कम आए, इनफाइनाइट कभी नहीं आ सकती, समझ आ गया बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कितने हेडिंग डाल दी आपने, सारी डाल दी, और अभी एक ही डाली है, कितने लोगों ने सिर्फ एक ही हेडिंग डाली है, एक या दो डाली है, ठीक है। क्लोज लूप गेन के लिए आप कह दोगे इनफाइनाइट से कम आएगी, क्योंकि हमेशा आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड होगी, तो अगर वहां पे इनपुट पे आप वैल्यू दोगे तब भी वो वैल्यू वापस कपड़ बैक होती रहेगी और उस चीज को कम करती है, वो वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आ सकती। क्लोज लूप गेन कभी भी आपका ओपन लूप गेन से ज्यादा नहीं हो सकता, समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जरा डालिए CMRR। CMRR क्या फुल फॉर्म है इसकी, डिफरेंशियल रेशियो। रेशियो क्या होता है, गेन्स का रेशियो, ठीक है। डिफरेंशियल गेन डिवाइड, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा, और जैसे मैं लिखवा रही हूँ अगर वैसे लिखोगे तो भूल नहीं सकते इसके बाद। जितनी बार लिखोगे उतनी बार समझ। और आपको पता है कॉमन मोड का मतलब ये है कि अगर आप कॉमन सिग्नल दे रहे हो, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ऐसे ही तो होता है कॉमन मोड। ये देखिए, ये प्लस ये माइनस, और ये आपने इनपुट पे दे दिया, तो यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 0। आदर्श होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये वाली बात इनफाइनाइट ऐसे सब, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ। आइडियली अगर कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर आइडियल है तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट। दैट्स बस हो गया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान सुन, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी हर चीज को टेक्निकली समझ लो, वो एक ही लाइन है जो आपको समझ नहीं आया, आपने लिख लिया आपको समझ आ गया, लेकिन अगर आपको उसको मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पूछूं तो आपको नहीं समझ आया। देखो, आपको समझ आ गया कि ये 0 होना चाहिए, ये 0 कब होगा कि जब आपने इनपुट दिया कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है।
और ये कौन सा है कि जब आपने डिफरेंस दिया अलग, ठीक है, कॉमन सिग्नल नहीं दिया, अलग अलग सिग्नल दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में, ये तो कहने का मतलब ये है कि इसने कोई और सिग्नल वहां से उठाया ही नहीं, इस सिग्नल के अलावा उसने कोई और सिग्नल नहीं उठाया। और सिग्नल क्या था? नॉइज, टेम्परेचर, नॉइज, टेम्परेचर, क्योंकि पहले वो उसको भी एम्पलीफाई कर रहा था। तो अगर वो कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर आपका आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उस केस में वो बाकी किसी भी सिग्नल को, इस एसी सोर्स के अलावा किसी भी सिग्नल को क्या नहीं करेगा? प्रोसेस नहीं करेगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा, तभी तो वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन हमें पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें और मेथड यूज करने पड़ते हैं। ये आइडियल की बात चल रही है, आदर्श जो आपको मिलना चाहिए। फिर हमें पता है कि ऐसा होगा, जरूर होगा, तो उसके लिए हम नल मेथड पहले से लगाते हैं। तो आपको ये बताया गया कि पहले ये कैसा होना चाहिए। तुम्हारे 80% नंबर आए 12th में, तो क्या गारंटी है कि आपके इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो ही जाएगा? जब आप कोचिंग करने जाते हो ना, आपको आप इस सेमेस्टर पास हो गए, इस सेमेस्टर फिर भी पढ़ते हो ना, तो आइडियल क्या है वो एक अलग चीज है, आइडियल कंडीशन अलग हो गई है। फिर प्रैक्टिकली में आपको कुछ चीजें अलग से मैनेज करनी पड़ती है, आपको क्लासेस लगानी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कोई सब्जेक्ट आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ता है, कोई आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना कि आउटपुट को लाने के लिए, वो आपका नल मेथड। समझ आ गई? क्लियर है या नहीं? अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, लिख लीजिएगा इसके कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में लिख लीजिएगा। इट मींस एम्पलीफायर, इट मींस एम्पलीफायर का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। इट मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड में सिग्नल के अलावा, कॉमन मोड में सिग्नल के अलावा किसी और सिग्नल जैसे नॉइस आदि को पिक नहीं करेगा या एम्पलीफाई नहीं करेगा। पिक नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, पिक सिग्नल नहीं उठाएगा। उसके बाद लिखिएगा आगे, स्लीव रेट। ये सारा लिख लेना, पता तो है, कल बता देता हूँ, वही सब चीजें हैं जिसमें काम कर। स्लीव रेट ये सारा मैं कल समझा के गई थी, बहुत अच्छा। स्लीव रेट लिखिएगा, हाँ, डीवी आउटपुट अपॉन डीटी। क्या मतलब है कि पर सेकंड आपके आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, वोट। तो माइक्रो वोल्ट पर सेकंड इसकी क्या थी? यूनिट थी, ठीक है ना? सॉरी, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, आई जस्ट वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड इसकी लिखिएगा जरा स्लीव रेट में। ये भी कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। देखिए स्लीव रेट मतलब ये आइडियल के लिए है बस। स्लीव रेट आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि अगर स्लीव रेट इनफाइनाइट होगा इसका मतलब क्या होगा? यहाँ सुनिए, स्लीव रेट इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि पर सेकंड आपके आउटपुट में कितनी चेंज हो रही है। आउटपुट में चेंज कब होगा? जब इनपुट में चेंज होगा, ठीक है? तो अगर आप मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो और आप मेरी हर चीज को सुन रहे हो, तो आपको मैं किसी भी मेथड से समझाऊं और कोई भी सब्जेक्ट समझाऊं तो फटाक से इनपुट आएगी और पर सेकंड में कितनी चीजें समझा रही हूं आपको आउटपुट एकदम समझ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी नई क्लास में जाके खड़ी हूं तो मुझे पहले 4-5 दिन वहां पे लगाने पड़ेंगे अपनी पढ़ाने की मेथोडोलॉजी कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूं, ठीक है? आप लोगों की पहले मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाती हूँ और मैं जैसे जान को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती फर्स्ट ईयर को, तो उनको मेरा मेथड समझने में अगर यही टॉपिक में वहां जाकर पढ़ाऊं तो मुझे 2 दिन एक टॉपिक में लग जाएंगे और यहाँ मैं 2 दिन में चैप्टर पूरा कर चुकी हूँ। चेंज है ना? तो मतलब आप कितने ज्यादा सेंसिटिव है, कितने ज्यादा सेंसिटिव है। तो हम क्या चाहते हैं कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको, मैंने एकदम समझाया, आपको समझ आ गया, इनपुट से एकदम आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया कि स्लीव रेट इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि आप इनपुट पे कितने भी चेंजेस करें,
इनपुट पे आप कितने भी सिग्नल्स को चेंज करते जाए, कितने भी सिग्नल, तो आउटपुट एकदम रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आउटपुट एकदम आनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए मैंने क्या लिखवाया, ताकि इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि इनपुट पर होने वाले चेंजेस, इनपुट पर होने वाले चेंजेस साथ साथ आउटपुट वोल्टेज भी दे सके, आउटपुट वोल्टेज भी दे सके। एक दो लाइन इसको भी रहने दो, ये जो है अभी मैं जो लिखवाने पहले वो लिखूंगा। आउट मेरी बात सुनो, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब आपकी जो ऑफसेट वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए आइडियली। अगर कोई आइडियल, यहाँ समझते मिल जाओ, अगर कोई आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यहाँ सुनो सुशील है ना, सुशील अगर आउटपुट वोल्टेज, अगर कोई आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आदर्श, तो आउटपुट वोल्टेज अगर आपने इनपुट पे कुछ भी नहीं कनेक्ट किया है तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। अगर आदर्श होगा तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अगर आपने इनपुट पे कुछ दिया ही नहीं है तो आउटपुट कुछ नहीं आनी चाहिए, ये आदर्श है, ठीक है। तो आदर्श में ऑफसेट वोल्टेज क्या होगी, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ऑफसेट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसमें इनफाइनाइट क्या मतलब, ऑफसेट वोल्टेज 2 का रेशियो है क्या, इनफाइनाइट में आएगी चीज जब दो चीज का न्यूमरेटर और फ्रैक्शन में होगा वो। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं क्या कहूँ, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कहता है कि अगर आपने इनपुट पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया तो आउटपुट नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सही से कॉपी चेक हुई है, या सुनो सही से कॉपी कब चेक, अगर आप कॉपी मेरी कॉपी बिल्कुल सही से चेक हुई है तो उससे आपको कैसे पता लगा, आपने चेक किया कि इसने 4 नंबर का लिखा था, इसने 30 नंबर का लिखा था, इसको तो नहीं पता लग सकता, आइडेंटिफिकेशन में कैसे चेक होगा, इससे ये कह रहा है मैं तो कॉपी खा के छोड़ के आया था और मुझे 0 नंबर मिला, ऐसे ही होना चाहिए ना, हाँ या ना, यस और नो, ऐसे ही होना चाहिए। तो जब कोई इनपुट दी ही नहीं है तो आउटपुट आ ही नहीं है, तो जब आउटपुट दी ही नहीं, इसको इसने कोई चीज लिखी ही नहीं थी, तो यानी मुझे क्रॉस चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि एक तो काम इसने किया, एक तो काम इस टीचर ने किया, ठीक है, एक काम तो इस टीचर ने किया कॉपी चेकिंग का, अब मुझे इसी कॉपी चेकिंग पे डाउट है, ठीक है। इसने क्या किया, अगर ये आदर्श होता तो पता होता कि इसने कहा कि मैंने तो कुछ लिखा ही था, तो इसने कुछ, इसे किसी पेपर में कुछ नहीं लिखा, बाकियों में तो इसके नंबर आए। अब इस वाले में एक में इसके नंबर आ गए, तो यानी आपको क्रॉस चेकिंग आप बिठाओगे ना तो भाई इस बच्चे का बाकी का फेल है, इसमें कैसे पास होगा, आ रही मेरी बात समझ। तो वो चीज किस पे आई, इसके नंबरों पर थोड़ा चेक हुआ, कॉपी के अंदर चेक हुआ, और कॉपी क्या थी, इनपुट थी, नंबर क्या थे, आउटपुट थे, और मैंने क्या किया था, उसको क्रॉस चेक किया कि नंबर एक्स्ट्रा आए कैसे, जब उसने को लिखा ही नहीं था। तो इनपुट पे मैंने एक इंक्वायरी बिठा दी, तो वो एक्स्ट्रा सिग्नल था, और अगर वो टीचर इतना अच्छा है, उसकी इमेज इतनी अच्छी है, तो क्वेश्चनिंग होगी ही नहीं। अब पता है कि ज्योति मैडम ने पढ़ाया है, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैडम ने क्लास में ना काटा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैडम क्लास में गुस्सा हुई ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो एक्स्ट्रा सिग्नल जो है कि आज में कुछ ना कुछ बात जरूर थी, समझ आ गई मेरी बात। तो वो चीज कहूँगी इनपुट पे बिठाओगे ना, जब हमें पता है कि हमने इनपुट दी ही नहीं, इनपुट दी नहीं और आउटपुट भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, यानी मुझे यहाँ पे ऑफसेट मेथड की ऑफसेट वोल्टेज को लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, समझ आ रही है मेरी बात। तो यानी ऑफसेट वोल्टेज क्या हो गई, 0 हो गई, किसके लिए, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऑफसेट वोल्टेज 0 होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट, लिख लो। आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऑफसेट वोल्टेज 0 होनी चाहिए, और जब ऑफसेट वोल्टेज 0 हो जाएगी तो आप नेक्स्ट पॉइंट पर आ सकते हो कि ऑफसेट करंट भी 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद लिखिएगा बाइसिकल
भी अभी ये हो गया, ये आप मुझे लिखा हो गया, ठीक है। मैं वो चीज़ समझाना चाह रही हूँ काम की। देखिएगा इसका जो लिखिएगा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, लिखिएगा इन फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ लिखो आप, खाली बैंडविड्थ लिखो, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। विड्थ का मतलब चौड़ाई, बैंड का मतलब सिग्नल, एक रेंज। कहते हैं बैंड लगा दिया है ना, वो बैंड। तो बैंड चौड़ाई क्या है कि आपके कितने सिग्नल्स हैं, आपका 0 से लेके मैक्सिमम हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है, ठीक है। और ये आपका ग्रुप। तो बैंड विड्थ का मतलब क्या है? बैंड यहाँ का मतलब हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, विड्थ का मतलब है चौड़ाई। चौड़ाई कैसे पता लगेगी? आपने कहा कि मैं यहाँ से वहाँ गई, तो मुझे क्या पता मैं यहाँ से कितना गई? जब मैं चलूंगी आप देखोगे यहाँ से मैंने वहाँ कितने कदम गए, यहाँ से वहाँ कितना लोगे, 0 पे रखोगे और जहाँ तक मैं चली वहाँ तक रखोगे। सपोज 20 तक आया तो मैडम 20 मीटर चली, आई मेरी बात। तो डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज, दो फ्रीक्वेंसीज का अंतर क्या कहलाता है? बैंड की चौड़ाई, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज का अंतर क्या कहलाता है? बैंड चौड़ाई। तो आप उसे क्या कहते हो? अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे चलोगे तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, तो ज्यादा में से कम इकट्ठा होंगे। तो हर बार मैंने आपको ये बताया डेल एफ यानी fh माइनस दैट इज अ बैंड, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, हमें ये पता है कि हमारा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसमें हम डीसी भी दे रहे हैं, डीसी भी दे रहे हैं, पावर सप्लाई VCC और माइनस VCC या VEE, ठीक है। इसको VEE भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता लग रहा है कि ये तो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, पॉजिटिव डीसी, और ये है नेगेटिव डीसी, और यहाँ पे आप एसी सिग्नल भी है। तो आपको ये बात पता लग गई यहाँ पे बहुत अच्छे से कि यहाँ पे एसी सिग्नल को भी ले रहा है और डीसी सिग्नल पे भी काम कर रहा है। यानी डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत कम होती है। डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। यानी अगर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो वो डीसी और एसी दोनों सिग्नल को क्या करना चाहिए? एम्पलीफाई करना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि डीसी सिग्नल में आइडियली कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चेंजिंग साइकिल पर सेकंड। समझ आ गई मेरी बात? तो कहने का मतलब हो गया कि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, लेकिन उससे अगर वो आइडियली है और हम उस पर काम करा रहे हैं, तो एसी से प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ डीसी जरूर प्रोसेस होगा। तो यानी कुछ ना कुछ सिग्नल मतलब 0 के आसपास, फ्रीक्वेंसी 0 और 1 के बीच में हो गया। क्योंकि आप कितना भी रोक लो, डीसी में कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट आएंगे हैं, तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो होना चाहिए जो डीसी और एसी दोनों सिग्नल्स पर काम कर सके। यानी डीसी की फ्रीक्वेंसी हमने क्या मानी? आइडियली 0, यानी 0 से लेकर, और एसी की मैक्सिमम इनफाइनाइट तक, कि 0 से लेकर इनफाइनाइट सिग्नल को क्या कर सके? प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो यानी इसकी जो बैंडविड्थ की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट। समझ आ गई मेरी बात? क्या होगी? इनफाइनाइट। भाई चलती चली जा रही है ना, हमें पता कि एसी सिग्नल कहां तक जाएंगे, ठीक है। तो 0 से लेके 0 का मतलब उसका डीसी सिग्नल से है, तो डीसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ठीक है। तो यानी इसकी बैंड, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो क्या होती है? आपकी अनंत होती है, क्योंकि वो डीसी और एसी दोनों सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। यानी क्योंकि हमें अब ये मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे क्यों, बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि आपको जब हम ये कह रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट समझना तो मैं बुक सारी चीज सुनना लिख के देगी। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि 0 हर्ट्ज का मतलब एसी में तो 0 सिग्नल, 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती ना, वो किसमें होगी? डीसी। डीसी ऐसा सिग्नल इसका फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। क्लियर हो गई? समझ आ गया? नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा इनपुट रेजिस्टेंस। अब जो मैं बोल रही हूँ अब आप अपना
ये लास्ट सेकंड लास्ट है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करा दूंगी। मैं बता रही हूँ आपको इनपुट रेजिस्टेंस, जब तक दिमाग में चलाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, खाली पढ़ के पास होना बेवकूफी है, ठीक है। नंबर कम आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको टेक्निकल सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसका टेक्निकल साउंड होगा फिर फेल नहीं होगा, भले नंबर 80-90 ठीक है, 70% नंबर पक्का है। इनपुट रेजिस्टेंस देखिए, इनपुट रेजिस्टेंस हम क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी, आप सिर्फ एक सिंपल सी बात मुझे बताइएगा कि अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो वह करंट क्या होगा, आइडियली क्या होगी, जीरो इनफाइनाइट में बात करा करो, समझ आने मेरी बात। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैंने कह दिया बिल्कुल 10 साढ़े 10 के बाद आने ही नहीं दूंगी, तो अब आउटपुट क्या आएगी, जीरो। लेकिन मैंने कह दिया कि तुम्हें पता है कि थोड़ा रिक्वेस्ट करके अंदर ले लेंगे, तो कुछ ना कुछ इनपुट आती है, आउटपुट कुछ ना कुछ आती है, समझ आ गई मेरी बात, डन है। तो रेजिस्टेंस को ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर आपकी वहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब वहाँ पे करंट क्या है, जीरो, यानी वहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कैसे जीरो हो गई, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, कुछ ड्रॉप हुआ ही नहीं, कुछ ड्रॉप जब हुआ ही नहीं, ड्रॉप कहाँ हुआ, तभी तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। ओपन सोर्स में अगर आप देखो, ओपन सोर्स में आपका जो वोल्टेज होती है, अगर मैं ये कहूँ, आप है ना भी टेक्निकली पहुंचे नहीं हो, क्योंकि समझते ही नहीं, मैंने कहा कि ये ओपन कनेक्शन अभी बस 5 मिनट ना देखिएगा, अरे नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी दोबारा, मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लूं, नहीं तो तुम चले जाना, फिर मैं फ्लिप टॉप पढ़ा रही हूँ, जिसको पढ़ाना वो बैठ जाना, फिर तुम्हारे क्लास में वीडियो बनाई होगी, देख लेना। यहाँ देखिएगा, सपोज मैंने 50 वोल्ट सप्लाई लगाई, ठीक है, 50 वोल्ट सप्लाई लगाई, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन कनेक्शन है, ओपन कनेक्शन मतलब खुला था, आप ऐसे समझो खुला था, तो करंट कहाँ फ्लो करती है, चार्ज कहाँ फ्लो करता है, क्लोज लूप, सिंपल सी बात है, इसमें करता है क्लोज लूप, तो ये प्लस माइनस क्लोज लूप में क्यों फ्लो करता है, आपको पता है क्लोज लूप में क्यों करंट फ्लो करती है, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है, चार्ज क्लोज लूप में क्यों करता है, इसलिए करता है कि अगर किसी चीज का यहाँ पानी भरा होगा, ठीक है, अगर पानी भरा हो तो आपने बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे बनाया, किसी सड़क को आपने बिल्कुल ऐसे बनाया, ठीक है, तो अगर एक सड़क को ऐसे बनी हुई है इसके घर के पास और इसके घर के पास में सड़क ऐसे बनी है, तो दोनों ऐसे, तो अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, पानी कहाँ पर है, इसके घर में, सुशील के घर में ऐसे है ना वो, और इसी घर में क्या स्लोप है, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा, तो जब आप पानी फेंकोगे तो प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, हाँ या ना, कैसी बातें करते हो, मतलब कोई दिमाग ही नहीं है, मतलब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, जब पोटेंशियल एक तरफ 2 वोल्ट है एक तरफ 3 वोल्ट है, तो जब दोनों का डिफरेंस होगा तभी तो आपका क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, उसके बाद आपने इसको करेक्शन प्रोवाइड कर दी, पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब अगर आप ये कहो कि ये प्लस पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये प्लस से स्टार्ट हुआ 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, तो ये यूं जा रहा है और 20 के बाद फिर वापस कहाँ आ रहा है, नीचे करते फिर वापस 0 पे आ रहा है, तो उसका वही तो रीजन है वो, और वो क्या रीजन है, जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ग्रेडियंट नहीं होता, ग्रेडियंट का 2 चीजों का अंतर, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस, ग्रेडियंट तो पढ़ा है आपने, अरे हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलूं, समझ आ गया मेरी बात, तो जब तक उसके बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो क्या चीज, अब मेरी एक बात समझो तो सिंपल छोड़ दो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, तुम सब छोड़ दो, ये ना ये इनको फालतू में ना मजाक लग रही है,
तुम्हें समझाने के लिए चीज बता, फिर तुम्हें मजाक और शुरू हो जाते, तुम दोनों की ज्यादा मजाक शुरू हो गई। मैं ना उल्टा ऊपर से पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा, मुझे 4 दिन नहीं लगेंगे सिलेबस पूरा करने में। मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, मेरे पे इतना दिमाग नहीं है तुम यहाँ बैठ के पढ़ाओ, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाना बिल्कुल जीरो है। 2-4 को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बाकी सब हाँ चल रही है, आपको जाके रटना ही है। लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूंगी, क्योंकि कहीं जाके तुम बोल दोगे कि मैंने हाँ उन्होंने कुछ पढ़ाया था, ये तो जाके बोल देंगे चले जाएंगे तो याद करेंगे, तुम तो याद नहीं करोगे तो छाड़े को मुझे यही करेंगे आप, और तुम जरूर याद करोगे एक्सरसाइज करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यही हो, मैं पकड़ के रखूंगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ फोड़ो। यहाँ देखो, इनके वजह से क्या है कि सारा इनके वजह से क्या है, सही बात तो ये। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि जब तक कोई इसका डिफरेंस नहीं होगा तो क्यों जाएगा चार्ज। अगर आप अच्छा एक बात प्लस वाला क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है ना, डिटैच करता है, और प्लस और माइनस पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, तो वो इसी वजह से करता है। तभी तो यहाँ की एनर्जी वहां जाती है, वहां का चुनके पर इधर जाता है, वही क्लोज लूप बन जाता है। समझ आ गई मेरी बात? तो वही कहानी यहाँ पे। तो जब आप जैसे मैं आपको ये बता रही थी कि अगर ये ओपन सर्किट है, ओपन करंट नहीं, ओपन सर्किट इन चीजों को समझो, ऐसे इंजीनियरिंग करके नहीं फायदा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स की करके जा रहे हो, नॉलेज बिल्कुल जीरो, तो फायदा नहीं। तो 50 वोल्ट का अब करंट तो कोई फ्लो हो ही नहीं रही है, क्योंकि कोई क्लोज लूप था ही नहीं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हुई, करंट कब फ्लो होती, जब पोटेंशियल का ड्रॉप होता। पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब हुआ कि वो यहाँ से चढ़ा, फिर उतरा, ड्रॉप ही तो है ये, वोल्टेज का ड्रॉप हुआ ना, वो ड्रॉप का मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। समझ आ गई मेरी बात? वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट फ्लो करेगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, मैंने कह दिया 10:30 के बाद किसी को रुकी नहीं, अब उसके बाद बच्चा क्लास में नहीं आया तो क्या होगा, खाली बैठे ना, मेरी एनर्जी आ चुकी है, मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्लास चली ही नहीं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये 50 वोल्ट जो है, तो यहाँ पे वोल्टेज जितनी है पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है। तो अगर आप एक ऑफिस ओपन सर्किट के आउटपुट पे, ये आउटपुट था और आउटपुट पे आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, लोड नहीं कनेक्ट किया मतलब ओपन सर्किट है। कनेक्ट करके तो ये ऐसे होता है ना, अब यहाँ तो आपने कुछ कनेक्ट किया ही नहीं, तो ओपन सर्किट हो गया, यानी कोई करंट फ्लो ही नहीं करी, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ ही नहीं, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। समझ आ रही है बात? वोल्टेज होने से लाइट नहीं बनती, जब तक आपका नंबर ऑफ चार्जेस मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट जनरेट होती है, क्योंकि वो कंडक्टर अपने बैंड्स को चेंज करता है। समझ आ गई मेरी बात? इतना तो तुम ये सोचते हो कि मैडम सिलेबस पूरा कर देंगे, तुम जितना भी जोर लगा लो, मैं वही घूमती रहूंगी, जब तक मुझे लगेगा तुम्हें समझ नहीं आया, तो तुम्हें समझाना है, तब तक मैं नहीं चलूंगी। चाहे मुझे पूरी फरवरी या मार्च से 4 दिन पहले पढ़ाना है, चाहे तुम इसे भी पकड़ लेना। आगे मेरे पास समझ क्लियर, आगे समझ पा, सिलेबस तो पूरा होगा, लास्ट डे होगी तभी होगा, चाहे मैडम 4 घंटे पढ़ाए बंद हो गए। आगे मेरी बात समझ, इनसफिशिएंट स्टोरेज, कोई बात बोलो मत उसके अंदर। अब देखिएगा, इनपुट रेजिस्टेंस हम क्या चाहते हैं, जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ वो मेरे पास ही नहीं है, मेरी जितनी नॉलेज है वो आपके पास चली जाए। मैं बड़ी बात कर रही हूँ, मैं किसी और किसी की बात नहीं कर रही हूँ। समझ आ गया? मैं जितना पढ़ा रही हूँ चाहे आपके पास से चला जाए, ठीक है? यानी कोई भी नॉइस बीच में मत, कोई हिंड्रेंसेस रुकावट बीच में ना, ठीक है? तो हम क्या चाह रहे हैं वो कब होगा, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी, ज्यादा समझाऊंगी तो आउटपुट ज्यादा अच्छी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा कब होगा इस केस में, जब रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर इनपुट पे यहाँ ऐसे होगा, अभी मैं बताऊंगा तो परेशान नहीं करेगी। अगर आपकी इनपुट पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो आपके आउटपुट पे क्या जाएगा, वैल्यू आपकी क्या चली जाएगी, मैक्सिमम चली जाएगी। अभी लिखो पहले एक लाइन देखिए, इनपुट रेजिस्टेंस, अभी जब मैं बोल उसको सुन लेना, हाँ ना कर देना, ये क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, लिखो पहले, 0 नहीं,
जीरो होता है कम और इनफाइनाइट होता है ज्यादा। पहले समझ लो। देखो इनपुट रेजिस्टेंस होनी चाहिए इनफाइनाइट, सुन लो पहले। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर ये इनफाइनाइट है तो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी आपकी जीरो। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करें? इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इंपीडेंस वो आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनफाइनाइट होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्यों? सुनो, अगर आपकी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, अनंत है, ठीक है, अगर कम से कम होगी, अगर जीरो का मतलब हो गया कम हो गई, कम हो गई तो मतलब क्या होगी? करंट ज्यादा हो गई। अगर जीरो हो गई, अगर दो ही चीजें ऐड होंगी कि इसमें जीरो और इनफाइनाइट दो चीजों में बात करते हैं। जीरो का मतलब है कम और इनफाइनाइट का मतलब है ज्यादा। अब मैं क्या कह रही हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगी। मैंने ये कहा कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी फिर तो। ये तो मतलब हो गया रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब अनंत। अब दो चीजें समझो, इनफाइनाइट, अगर ज्यादा हो गई, ज्यादा का मतलब इनफाइनाइट है, अगर